क्लास 9th में जितने भी बच्चे हैं उनसे बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम जो आपका आज पेपर हुआ था मैथ्स का मॉर्निंग शिफ्ट का, इस वाले पेपर का आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जिन भी बच्चों का इवनिंग शिफ्ट के में पेपर है ना, आप इस पेपर को एक बार सॉल्व जरूर से कर लेना, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई सा क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर मैं इन क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, उनके साथ साथ आपको खुद से भी अटेम्प्ट करना है। और अगर आपको क्वेश्चन ना आए तो फिर आप उसका सॉल्यूशन जरूर से यहाँ पर देख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया एक आपके पास कोन है जिसकी स्लांट हाइट है 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको उसकी हाइट बतानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास एक कोन है और यहाँ पर इस प्रकार से इसके ऊपर ये होगी आपकी हाइट h और ये होगी आपके पास क्या, रेडियस, और ये होगी आपकी स्लांट हाइट, ठीक है। स्लांट हाइट का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो है ना, ये जो आपका हाइट है ये रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड स्लांट हाइट है आपके पास 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर, रेडियस है आपके पास 5 स्क्वायर, रेडियस आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 होता है बराबर 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस में एच स्क्वायर एंड एच स्क्वायर की आपको वैल्यू मिल जाएगी 169 माइनस 25 और ये होता है आपके पास कितना, ये होता है आपके पास 144 एंड एच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके यहाँ पर से राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया ए बी सी डी आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एंड यहाँ पर एंगल ए आपको गिवन है, ये आपके पास 4x एंड एंगल बी गिवन है 3y एंड यहाँ पर एंगल सी गिवन है 2x एंड एंगल डी है आपके पास 15y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की आपको वैल्यू बतानी है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसको मैं कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके यहाँ पर से 4 फेसेस होंगे और ये हो जाएगा आपके पास ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पर से जो आपके पास एंगल ए है ये है आपके पास कितना, ये आपके पास 4x, एंगल बी है आपके पास 3y एंड एंगल सी है आपके पास कितना 2x एंड एंगल डी है आपके पास 15y। अब आपको पता है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके जो अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर से 4x प्लस 2x किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 180 के बराबर एंड यहाँ पर से जो आपके पास 3y प्लस 15y है, 3y प्लस 15y ये भी आपके पास 180 के बराबर होगा। यहाँ पर जो आपके पास अपोजिट एंगल का जो सम है यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी ये जो है आपके पास 180 डिग्री के बराबर होगा और ऐसे ही आपके पास एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी आपके पास 180 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि ये आपके कौन से एंगल है, ये आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से ये आपके पास इन दोनों का जो सम है वो 180 के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर से इन दोनों का सम करते हैं 6x बराबर 180, x की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर से 30 डिग्री एंड यहाँ पर से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 18y बराबर 180 एंड यहाँ पर से y मिल गया आपके पास 10 डिग्री, ठीक है। x मिल गया, y मिल गया और यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था x एंड y, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको लगा इनमें से कौन सा जो है ना आपके पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के लिए आपकी कंडीशन क्या होती है कि जो आपके पास फंक्शन है उसमें जो है ना x की जो भी पावर है उसके पास -1 पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि x की जो पावर है ना उसके ऊपर नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसकी ये डेफिनेशन है कि जो आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है अगर उसके पास कोई भी नेगेटिव इंटीजर आता है तो फिर वो आपके पास क्या नहीं है, वो आपके पास पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो बस जहां पे भी आपके पास x की पावर नेगेटिव आ रही है उसको आप यहां पर से हटा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की पावर जो है नेचुरल नंबर है और यहाँ पर सारे जो आपके पास x की जो पावर है वो कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 0 है, ठीक है। और यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ पर 1 लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0 और यहाँ पर पावर आपकी 0 है। तो यहाँ पर से जो आपके पास ये वाला फंक्शन है सी ऑप्शन, ये है आपके पास x माइनस एक्स की पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1, ठीक है। अब आपको दिख गया यहाँ पर जो है ना इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल में जो आपके पास इसकी जो पावर है ना वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही जो है आपका राइट आंसर होगा। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और x की पावर क्या है, x की पावर यहाँ पर 0 है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आपके पास राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसकी पावर क्या आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। ठीक है, और यहाँ पर आपको बोला था नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये 3 आपके पास पॉलिनोमियल है, बाकी का जो सी ऑप्शन है ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 7 की पावर 5 है, 7 की पावर 8 है। आपने पढ़ा होगा a की पावर m इंटू a की पावर n। ये जो आपकी आइडेंटिटी है ये आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो कोई भी आपके बेस सेम होते हैं तो पावर डायरेक्टली ऐड हो जाती है अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन हो तो। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर जो है आपके पास बेस सेम है, पावर जो है डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइड है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। 5 + 8 हो जाएगा, और यहाँ पर से 5 + 8 करते हैं तो ये आपके पास 13 आता है। 7 की पावर 13 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यहाँ पर आपके पास बोला गया आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपके पास एक इस प्रकार से दी गई है, एंड यहाँ पर आपको बोला गया इनमें से कौन सी कंडीशन जो है ना ट्रू होगी। तो जब कभी आपके पास लीनियर इक्वेशन दी गई हो ना, और आपको बोल दिया गया है यहाँ पर 2 वेरिएबल है, यानी कि 2 अलग अलग वेरिएबल्स आएंगे। ठीक है, या तो वो x y हो सकता है, या y z हो सकता है, या कोई से भी आपके वेरिएबल जो आपके पास 2 अलग अलग वेरिएबल्स लेकर आए हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं आपके पास x और y। ठीक है, तो यहाँ पर से इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पर जो a है और यहाँ पर जो b है, इनके जो कोफिशिएंट्स है ना इनको नॉन जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नॉन जीरो नहीं हुए, यानी कि अगर ये जीरो हो गए, तो जीरो होने के बाद ये जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो आपके पास लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। और जब ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी तो फिर इस वाली इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहने का कोई मतलब नहीं रह गया। इस वजह से ये जो आपके पास a है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और b भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास बोला गया कि आपके पास ए बी एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट है पॉइंट सी, एंड यहाँ पर आपको बोला गया कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी, यानी कि एक आपके पास ऐसे करके एक आपके पास ए बी है, और इसके ऊपर एक पॉइंट है सी जो इन दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर से अगला जो आपको बोला गया डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी, तो सी बी इस प्रकार से सी बी, और यहाँ पर से डी जो है इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर से ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको दिख रहा है जो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शंस हैं इसकी मदद से आपको इस वाले क्वेश्चन पे आना होगा। यहाँ पर आपको लाइन बाय से इनको चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है AC + 2CD, यानी कि जो आपका पास यहाँ पर AC है और यहाँ पर इसमें हमने ऐड किया 2 टाइम्स ऑफ CD, 2 टाइम्स ऑफ CD। ठीक है, CD का 2 टाइम्स क्या होगा, जो CD है इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स ऑफ CD, अगर हम 2 टाइम्स ऑफ CD करते हैं तो हमारे पास पूरा क्या आ जाएगा, ये हमारे पास BC आ जाएगा, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर से ये हमारे पास BC के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर से आपको बोला गया AC + BC, क्या ये AB के बराबर है, तो यहाँ पर से AC + BC, क्या ये AB के बराबर है, तो हाँ आंसर जो है राइट है, क्योंकि यहाँ पर जो है AC और BC क्या है, आपस में इक्वल है। और यहाँ पर से ये जो आपके पास मिड पॉइंट है वो कौन सा है, वो C मिड पॉइंट है, और यहाँ पर से जब ये मिड पॉइंट है तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, वो AB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास राइट आंसर है। इसी प्रकार से आप सारे के सारे ऑप्शन भी रीचेक कर सकते हैं, और बाकी आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर बोला गया आपको यहाँ पर सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है एक ट्राइंगल का जिसकी साइड्स हैं 22 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ये होता है A + B + C, एक ये जो आपके पास पेरीमीटर है ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर जब आप डिवाइड बाय 2 कर देते हो तो ये सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो सेमी मतलब होता है आधा, हाफ, तो पेरीमीटर का आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो A + B + C, और A क्या है, A B और C जो है आपके साइड है किसी ट्राइंगल के। ठीक है, और ट्राइंगल है आपके पास 22 सेंटीमीटर, ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो है आपके पास 22 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर इन सभी को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 22, 18 और 26 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर से ये हो जाएगा आपके पास कितना, इन दोनों को ऐड करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 40 + 26 डिवाइड बाय 2, एंड ये हो गया हमारे पास
66 डिवाइड बाय 2 जो कि हो जाएगा हमारे पास 33 सेंटीमीटर। 33 सेंटीमीटर जो है आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि इनमें से कौन सा जो है ना ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका जो 0 है वो एक 2 है। ठीक है, तो 0 के लिए आपको इसको 0 के बराबर कर देना है और यहां पर से x की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा -2 एंड यहां पर जो है एक्स स्क्वायर जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी के भी ऊपर अगर आप स्क्वायर करते हैं यानी कि -2 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये +4 आता है यानी कि पॉजिटिव आता है, और अगर आप +2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको पता लगे कि जो आपके पास नेगेटिव क्वांटिटी है अगर इसका आप स्क्वायर करते हो तो ये आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई सा भी नंबर है नेगेटिव या पॉजिटिव अगर आप उसका स्क्वायर कर रहे हो तो वो कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये आपके पास नॉट इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक है, और ऐसे ही आपके पास अगले ऑप्शन में बोला गया कि यहाँ पर x-2 जो है इसको आपको 0 के बराबर रखना होगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ये जो है आपकी सेटिस्फाई वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बोला है इसका जो 0 है वो 2 होना चाहिए, तो इसका 0 क्या आ जा रहा है 2 आ रहा है, तो ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया इफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू BC देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A। तो एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, यहां पर मैं नाम दे देता हूं ऐसे करके AB और ये C। राइट एंगल ट्राइंगल बोला गया है ABC, तो मैंने नाम कैसे रखा कि यहां पर जो है ना B जो है आपके पास ये 90 डिग्री पे आना चाहिए। ठीक है, बस ऐसे देखना है आपको। ये जो आपके पास इसके बीच में जो भी यहाँ पर आएगा ना, मान लो यहाँ पर A आता तो यहाँ पर मैं A यहाँ पर रखता। ठीक है, और बाकी आप इन दोनों को आपस में रीअरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर से जो आपके पास AB है वो किसके बराबर है BC के बराबर है। AB जब BC के बराबर है तो यहां पर से आपको एंगल A फाइंड करना है। एंगल A आपके पास क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब कभी दो साइड्स आप आपस में इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट्स जो एंगल है ये एंगल और ये एंगल भी जो है आपस में इक्वल होगा। तो यहां पर से ये जो आपके पास एंगल A प्लस एंगल C है ये आपके पास किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो यहां पर से जो आपके पास एंगल A है वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा एंगल A, और एंगल C और एंगल A आपके पास क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल A प्लस एंगल A बराबर 90 डिग्री एंड यहाँ पर एंगल A आपके पास आ गया 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन व्हाट क्वाड्रिलेटरल इज। यहाँ पर आपको बोला गया, आपको ये बोला गया कि आपको ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है इन चारों में से, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस में से, कि जिसमें जो है आपका जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है ना वो बस पैरेलल हो, यानी कि आपके पास एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो, बाकी की दो एंटी पैरेलल हो चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बस एक ही में होता है जो कि होता है आपके पास ट्रेपेजियम, जिसकी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेलल होती हैं और बाकी की जो आपके पास एक अपोजिट साइड्स जो है वो एंटी पैरेलल होती हैं। पैरेलल मतलब आप इसको रेल की पटरी से समझ सकते हैं। रेल की पटरी जो है कभी भी आपस में मिलती नहीं है और यहाँ पर वो जो है हमेशा एक दूसरे के पैरेलल मूव करती रहती हैं, और एंटी पैरेलल मतलब वो आगे जाके कहीं पे मीट कर जाएंगी ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास राइट आंसर होगा ट्रेपेजियम। यहाँ पर जो है आपको बोला गया कि आपको रिलेशन फाइंड करना है ए बी एंड सी डी में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, यानी कि इस सर्कल का जो है ये सेंटर है, और यहाँ पर से आपके पास 5 सेंटीमीटर का ये आपके पास डिस्टेंस दे रखा है, और यहाँ पर इसको मैं ऐसे करके मिला लेता हूँ। ये आपके पास रेडियस के बराबर हो जाएगा आर आर, और ये भी रेडियस के बराबर। अब यहाँ पर से आपको पता लग रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पर से ये वाला डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पर से निकालता हूँ तो इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ए बी की लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर से ये वाली लेंथ निकालता हूँ, ये तो आपके पास आर गिवन ही है, अगर मैं यहाँ पर से ये वाली लेंथ निकालता हूँ, ये वाली लेंथ अगर मैं यहाँ पर से निकालता हूँ, इसका मैं 2 टाइम्स करूंगा यानी कि 2 टाइम्स करूंगा तो मुझे सी डी मिल जाएगा। तो जब यहाँ पर से मैं सी डी निकालूंगा और ए बी निकालूंगा तो वो आपस में क्या आएंगे इक्वल आएंगे, क्योंकि ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आपस में क्या होंगे ए बी सी डी के बराबर होगा।
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये जो है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पर से आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जो है इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इसका 2 टाइम्स करेंगे तो सी डी के बराबर आ जाएगा, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ए बी के बराबर आ जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड द लार्जर एंगल विल बी। तो यहाँ पर से आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 2x एंड 3x, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम है वो आपके पास 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो 2x प्लस 3x किसके बराबर हो जाएंगे, ये आपके पास 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। और 5x आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास कितनी मिल रही होगी, 36 डिग्री मिल रही होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर से आपको जो है लार्जर एंगल बताना था, तो लार्जर एंगल आपके पास हो जाएगा 2x और 3x, हमारे पास 2 एंगल्स थे, ठीक है। 2 इंटू एक्स यानी कि 36 हो जाएगा आपके पास 72, 72 डिग्री। एंड यहाँ पर से 3 इंटू 36 जो कि हो जाएगा आपके पास 108 डिग्री, ठीक है। तो लार्जर एंगल आपके पास हो जाएगा 108 डिग्री, ठीक है। 13 क्वेश्चन में आपको कहा गया आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास गिवन है, जो कि आपके पास 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन पेरीमीटर इज, पेरीमीटर बताना आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपके पास होता है √3/4 ए स्क्वायर, और यहाँ पर से ए जो है उसकी साइड होती है, ठीक है, किसकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। √3 से √3 कैंसिल, ए स्क्वायर जो है 16 इंटू 4 के बराबर आ जाएगा, एंड ए जो है आपके पास 64 का रूट आ जाएगा, और 64 का रूट होता है आपके पास 8, ठीक है। आपको पेरीमीटर फाइंड करना था, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है आपके पास कितना, 3a के बराबर, और यहाँ पर से जो 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 8, तो ये आपके पास 24 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास राइट आंसर होगा। 14 क्वेश्चन में कहा गया कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज, आपको यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताना है जिसकी डायमीटर है आपके पास 2r, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास होता है 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है। और यहाँ पर से अगर हमें रेडियस नहीं पता, यहाँ पर हमें डायमीटर दे रखी है, तो डायमीटर आप जानते हैं, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, डायमीटर हमारे पास 2 स्मॉल r, और यहाँ पर से हमें रेडियस फाइंड करना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैपिटल R की वैल्यू आ गई स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको पुट कर देते हैं 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब, ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहाँ पर आपको लगा हाउ मेनी डायमेंशंस ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड के पास आपके पास 3 डायमेंशंस होती हैं, कौन कौन सी, एक होता है आपके पास लेंथ, एक होती है आपके पास ब्रेथ, एंड थर्ड वन इज हाइट, या आप डेप्थ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड के पास आपके पास 3 डायमेंशंस होती हैं, एक आपके पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट एंड डेप्थ, ठीक है। तो हाइट और डेप्थ एक ही होती है, जो आपके पास किसी भी कंटेनर की कितनी हाइट या डेप्थ है, गहराई को नापने के लिए हम हाइट या डेप्थ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है 1, -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ विच इक्वेशन, इन चारों इक्वेशन में से किसका सॉल्यूशन 1, -2 होगा, तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही होगी, एक्स की वैल्यू 1 होगी, पहला होता है आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है आपके पास वाई कोऑर्डिनेट, वाई आपके पास आ जाएगा -2, ठीक है। और यहाँ पर से इन दोनों को जो है हम सेटिस्फाई कराते हैं हर एक इक्वेशन में, इक्वेशन में सेटिस्फाई कराने के बाद जहां पर से आपका ये 0 के बराबर आ रहा होगा, तो वही आपके पास राइट आंसर होगा। 4 इंटू एक्स की वैल्यू है आपके पास 1 एंड -3y -10, एंड यहाँ पर जो है y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2 पुट करना है, ठीक है। और अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और -3 इंटू -2 -10, तो यहाँ पर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 6 माइनस प्लस का 6 और प्लस में 4 -10, जो कि आपके पास 0 के बराबर आ रहा है, ये हो जाएगा आपके पास 10, 6 + 4 आपके पास 10 होता है, और 10 - 10 0 हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास राइट आंसर होगा। 17 क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपके पास इनमें से कौन सा जो रिप्रेजेंटेशन है वो बार ग्राफ का है, तो बार ग्राफ के लिए आपको यहाँ पर कंडीशन याद होना चाहिए, आपके पास जो है ऐसे करके एक रेक्टेंगल करके आपके पास ये ग्राफ्स को ड्रॉ किया जाता है, और इनको अलग अलग ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, यानी कि इनके बीच में गैपिंग होती है, ठीक है। जैसे इसके बीच में गैपिंग नहीं है, बहुत सारे बच्चे ये वाला मार्क करके आ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से बार ग्राफ में जो है बीच में गैपिंग होती है,
तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया वैल्यू ऑफ अंडर क्यूबिक रूट ऑफ, यहाँ पर पास 4 की पावर कितनी है 1/3 इंटू में जो आपके पास 16 है इसकी पावर कितनी है 1/3। तो यहाँ पर से आप जानते हैं जब कभी भी किसी भी पावर मान लो ऐसे करके है a की पावर 1/3 b की पावर 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी इस पूरे की पावर 1/3। ठीक है, तो ऐसे इसको लिखते हैं 16 इंटू 4 इस पूरे की पावर 1/3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 64 इस पूरे की पावर 1/3, और यहाँ पर से 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया आपके पास 4 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने सारे के सारे जो एमसीक्यूज थे वो सारे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ज़्यादातर बच्चों को एमसीक्यूज में ही प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।